नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही सीरियस लेकिन बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात करेंगे कि कैसे हमारी वो सांस्कृतिक प्रथाएं जिन्हें हम बहुत पवित्र और अच्छे इरादे से निभाते हैं, वो अनजाने में ही सही हमारे सबसे ज़रूरी जल स्रोतों को बर्बाद कर रही हैं। आस्था, विज्ञान और पर्यावरण, जब ये तीनों आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? इसी की ये एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी है। अब एक बात बताइए, क्या कोई भी इंसान जानबूझकर ऐसा पवित्र जल पीना चाहेगा जिसमें आर्सेनिक और लेड यानी सीसा मिला हो? मतलब सुनने में ही बिल्कुल पागलपन लगता है ना? कोई क्यों ही पिएगा? लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी हर दिन अनजाने में ही सही बिल्कुल इसी खौफनाक स्थिति का हिस्सा बन रही है। हम रोजाना अपने पीने के पानी में ऐसा ही जहर घोल रहे हैं और यही हमारे आज के इस विश्लेषण का मुख्य फोकस है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पवित्रता के विरोधाभास की, यानी हमारी आस्था और प्रदूषण के बीच का जो ये अजीब सा कनेक्शन है ना, उसे समझते हैं। देखिए, एक तरफ तो हम अपनी नदियों को मां मानते हैं और दूसरी तरफ जाने अनजाने में हम उन्हें दुनिया के सबसे बड़े कूड़ेदान में बदल रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80 लाख मीट्रिक टन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारे देश के करीब 6.5 लाख मंदिरों से हर साल 80 लाख मीट्रिक टन फूल सीधे नदियों में बहा दिए जाते हैं। अगर मैं आपको इसका अंदाजा दूं, तो अगर आप इन फूलों को ट्रकों में भरेंगे ना, तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक बम्पर टू बम्पर ट्रकों की एक लाइन लग जाएगी, और वो भी सिर्फ 1 साल के फूलों से। ये नंबर वाकई डराने वाला है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई, फूल तो 100% नेचुरल होते हैं, पानी में आसानी से घुल जाएंगे, इससे नुकसान क्या है? ये एक बहुत बड़ा मिथक है। सच्चाई इससे कोसों दूर है। आज के समय में जो फूल हम इस्तेमाल करते हैं, वो किसी पुराने पौराणिक जंगल से तोड़कर नहीं आते। ये कमर्शियल खेती का हिस्सा हैं। इन्हें जल्दी उगाने और एकदम फ्रेश दिखाने के लिए इन पर भारी मात्रा में कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, और इन केमिकल्स में आर्सेनिक, लेड और कैडमियम जैसे बेहद खतरनाक कृषि रसायन शामिल होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं प्रदूषण के विज्ञान की तरफ और देखते हैं कि ये सब पानी के इकोसिस्टम को आखिर कैसे तबाह करता है। यहाँ हमें एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को समझना होगा जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। होता क्या है कि जब ये जहरीले फूल पानी में जाकर सड़ने लगते हैं, तो बैक्टीरिया उन्हें खाने के लिए बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि पानी की सतह पर काई की एक बहुत ही मोटी परत जम जाती है, जिसे एल्गल ब्लूम कहते हैं। अब ये परत इतनी मोटी होती है कि सूरज की रोशनी और ऑक्सीजन पानी के अंदर जा ही नहीं पाती। ऑक्सीजन का लेवल गिरते ही बेचारी मछलियां और बाकी जलीय जीव घुटकर मरने लगते हैं, और वो पूरी जगह एक डेड जोन बन जाती है। आपने अक्सर त्योहारों के टाइम यमुना नदी पर वो सफ़ेद बर्फ जैसा झाग देखा होगा। वो कोई बर्फ नहीं है, वो इसी विनाशकारी प्रोसेस का एक बहुत ही एडवांस और खतरनाक स्टेज है। और बात सिर्फ फूलों की नहीं है। अब जरा मूर्तियों में इस्तेमाल होने वाले रंगों पर नजर डालिए। ये रंग सच में हमारे पानी में लिक्विड कैंसर घोल रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी जो लाखों मूर्तियां पानी में विसर्जित की जाती हैं, वो कभी घुलती नहीं हैं। ऊपर से उन पर जो पेंट होता है, वो पूरी तरह केमिकल से भरा होता है। जैसे इस टेबल में देखिए, नारंगी रंग के लिए मर्क्यूरी और लेड का इस्तेमाल होता है, जो सीधा आपके दिमाग पर असर डालता है। एक सीरियस न्यूरोटॉक्सिन है। हरे रंग में क्रोमियम होता है, जिससे कैंसर होने का खतरा रहता है। और वो जो एकदम चमकदार पीला रंग होता है ना, उसमें कैडमियम होता है, जो हमारे शरीर के अंगों को डैमेज कर सकता है। इनके अलावा हमारी रोजमर्रा की धार्मिक सामग्री भी नदियों पर बहुत भारी पड़ रही है। पानी में दूध डालने से एकदम से बायोलॉजिकल लोड बढ़ जाता है और बैक्टीरिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। घी क्या करता है? वो पानी की सतह पर एक केमिकल लेयर बना देता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन नहीं जा पाती। और जो आजकल के सिक्के हम पानी में फेंकते हैं, वो पुराने ज़माने के तांबे या चांदी के नहीं होते, वो सस्ते निकल और लोहे से बने होते हैं, जो पानी में हेवी मेटल्स छोड़ते हैं। इसके अलावा एक और बहुत संवेदनशील मुद्दा है। वाराणसी जैसी जगहों पर, जहां हर साल 32,000 से ज़्यादा अंतिम संस्कार होते हैं, वहां अध जले शवों की वजह से पानी में फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का लेवल इतना बढ़ जाता है कि पानी किसी जैविक हथियार जितना खतरनाक हो जाता है। खैर, अब हम आते हैं सबसे बड़े विलन पर। जी हाँ, बुनियादी ढांचे यानी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी विफलता। देखिए, अभी तक हमने जो धार्मिक कचरे की बात की, वो तो इस पूरी समस्या का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली कहानी तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के इन आंकड़ों में छिपी है। हमारे देश की 296 नदियों के अलग अलग हिस्सों में से करीब 46% नदियां ऑफिशियल तौर पर खतरनाक रूप से प्रदूषित कैटेगरी में आती हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कारण यह है कि हमारे शहरों का 70% से ज्यादा कच्चा सीवेज,
मतलब सीधे शब्दों में कहूं तो हमारे फ्लश का पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे इन नदियों में बहा दिया जाता है। अगर हम देश के कुछ सबसे बड़े शहरों की बात करें तो हालात देखकर रोना आता है। चेन्नई की कुवम नदी को ही ले लीजिए। इसका बीओडी लेवल, ये पानी में प्रदूषण नापने का एक तरीका है, सुरक्षित लिमिट से 100 गुना से भी ज़्यादा है। अहमदाबाद में साबरमती का हाल भी बेहद खराब है। दिल्ली की यमुना में तो रोज़ाना 20 से ज़्यादा बड़े नालों का कचरा सीधे गिरता है। और हैदराबाद की मूसी नदी, उसमें तो अब पानी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। उसका 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कच्चा सीवेज है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सरकार कुछ कर नहीं रही है? तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि इन नदियों की सफाई के नाम पर हमारे और आपके टैक्स के करीब 33,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। लेकिन कैग की रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस भारी भरकम बजट के 1 रुपए में से कभी-कभी सिर्फ 8 पैसे का ही सही से इस्तेमाल हुआ है। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं, उनकी प्लानिंग इतनी खराब है कि वो शहरों का पूरा कचरा संभाल ही नहीं पाते, और नतीजा लाखों लीटर सीवेज चुपचाप बाईपास वाल्व के जरिए सीधे नदियों में गिरा दिया जाता है। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब कोई चीज़ सबकी होती है तो कोई उसकी परवाह नहीं करता। नदी एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब जब 150 करोड़ लोगों में ये माइंडसेट बन जाए कि अरे मेरे सिर्फ एक के कचरा फेंकने से नदी का क्या ही बिगड़ जाएगा, तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है। वो जो हमारा पुराना विश्वास था ना कि नदी अपने आप को हमेशा शुद्ध कर सकती है, वो आज की इस बेतहाशा बढ़ती आबादी और केमिकल वाले कचरे के सामने पूरी तरह टूट चुका है। चलिए अब आते हैं एक और डरावने पहलू पर, जिसे हम टॉक्सिक बूमरैंग इफेक्ट कह सकते हैं। यानी कैसे ये सारा जहर लौटकर हमारे ही पास आ रहा है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि जो गंदगी हम नदियों में भेज रहे हैं, वो घूम फिर कर सीधा हमारी खाने की प्लेट पर वापस आ रही है। साइंस में इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। होता यह है कि पानी में जो हैवी मेटल्स घुलते हैं, उन्हें काई एक स्पंज की तरह सोख लेती है। फिर मछलियां इस काई और पानी को निगलती हैं। अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं, उनके शरीर में तो ये जा ही रहा है। लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो खुश मत होइए, आप भी इस साइकिल से बाहर नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खेतों में पालक और धनिया जैसी सब्जियों को उगाने के लिए इसी बिना ट्रीट किए हुए सीवेज वाले पानी का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। यानी ये जहर कई गुना ज्यादा ताकतवर होकर सीधा हमारे और आपके शरीर में पहुंच रहा है। और इसका अंजाम क्या हो रहा है, ये नंबर देखिए। 1,17,000। यूनिसेफ और WHO के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल डायरिया जैसी बीमारियों से, जिन्हें बहुत आसानी से रोका जा सकता है, 1 लाख से ज़्यादा बच्चों की जान चली जाती है। ये प्रदूषण अब हमारे ग्राउंड वाटर यानी ज़मीन के नीचे के पानी में भी पहुंच चुका है। यही वजह है कि आज हरियाणा के कई गांवों को ऑफिशियल तौर पर कैंसर विलेज कहा जाने लगा है। पंजाब के भटिंडा से तो बाकायदा एक ट्रेन चलती है जिसे लोग कैंसर ट्रेन कहते हैं, क्योंकि उसमें भरकर मरीज इलाज कराने जाते हैं। बात सिर्फ सेहत तक नहीं रुकी है, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। हम हर साल अपनी GDP का करीब 3 से 6% यानी लगभग $80 बिलियन सिर्फ इस पानी की समस्या की वजह से खो रहे हैं। बीमारियों के चलते 73 मिलियन वर्किंग डेज बर्बाद हो जाते हैं। और सबसे डराने वाली बात, 1951 से लेकर 2021 तक हमारे देश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में 71% की भारी गिरावट आई है। नीति आयोग साफ साफ चेतावनी दे चुका है कि 2050 तक हमें पानी की भयंकर किल्लत का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको याद हो, 2019 में चेन्नई में डे 0 आ गया था, जब शहर के सारे नल पूरी तरह सूख गए थे। वो कोई अपवाद नहीं था, वो हमारे आने वाले कल का एक डरावना ट्रेलर था। खैर चलिए अब समाधान की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। हमारे पास बहुत ही प्रैक्टिकल और ऐसे समाधान हैं जो हमारी संस्कृति का पूरा सम्मान करते हैं। ये सारी बातें सुनकर शायद आपको काफ़ी निराशा हुई होगी, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही अच्छी खबर भी है। कुछ कमाल के स्टार्टअप्स आज ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने मंदिरों से निकलने वाले करीब 42,000 टन कचरे को पानी में जाने से रोका है। वो इस कचरे को केमिकल फ्री अगरबत्ती और बायो लेदर जैसी शानदार चीज़ों में बदल रहे हैं। इससे फ़ायदा ये हुआ कि पानी में जहर घुलने से भी रुक गया और सैकड़ों महिलाओं को एक बहुत ही अच्छा रोजगार भी मिल गया। मतलब अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाएं तो हमारी इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों एक साथ बहुत अच्छे से चल सकती हैं। और हम आम नागरिक भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों की जगह हम इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें सीधे नदी में विसर्जित करने के बजाय आर्टिफिशियल तालाबों में विसर्जित किया जा सकता है। नदियों में हजारों लीटर दूध बहाने की जगह हम वही दूध किसी अनाथालय में बच्चों को दान कर सकते हैं और सिक्कों को नदी में फेंकने की बजाय मंदिर की दान पेटी में डाल सकते हैं।
ये सब अपनी आस्था को बनाए रखने के बेहद खूबसूरत और सम्मानजनक तरीके हैं, वो भी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। अब जरा इस स्लाइड पर लिखे कोट को देखिए, माँ और कूड़ेदान कभी एक साथ नहीं चल सकते। ये बात जितनी छोटी है उतनी ही गहरी भी। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा असली कर्तव्य क्या है। हम एक तरफ तो नदी को माँ कहकर उसकी पूजा करते हैं और उसी पल उसी पानी में अपना सारा कचरा और जहर भी डाल देते हैं। ये जो विरोधाभास है ना, इसे अब हमें खत्म करना ही होगा। तो अंत में मैं आपको इसे गहरे सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या नदियों के प्रति हमारे सम्मान और श्रद्धा का सबसे सच्चा रूप ये नहीं होगा कि हम बस उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें? अगर हमारी आस्था का असली मतलब जीवन को बचाना और उसका सम्मान करना है, तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम बहती नदी में एक तिनका भी नहीं डालेंगे। ये जानकारी सिर्फ आप तक नहीं रहनी चाहिए, इसे आगे भी शेयर करें ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल पानी को बचा सकें। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।